तो नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है और लोकतंत्र जिंदाबाद की शुरुआत हम करेंगे आज अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष का इस लोकतंत्र से क्या संबंध है, क्योंकि अगर भारत को ताकतवर बनना है तो जमीन, आकाश, जल के साथ साथ उसे अंतरिक्ष की भी सुपर पावर बनना होगा और आज भारत अंतरिक्ष की सुपर पावर बन चुका है। भारत ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया है, एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल से, जिसे भारत के डीआरडीओ ने बनाया है। इसको अगर आसान शब्दों में समझाएं तो भारत जिस तरह से जल, आकाश और थल के अंदर एंटी मिसाइल बनाता है, ठीक उसी तरह से उसने अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट को मार गिराने के लिए एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना ली है। डीआरडीओ ने इस सैटेलाइट को बनाया है और जब भी परीक्षण किया जाता है तो इसे भारतीय सैटेलाइट पर इसका परीक्षण किया जाता है, अपने सैटेलाइट पर परीक्षण किया जाता है। तो भारत ने एक सैटेलाइट को परीक्षण के तौर पर अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार गिराया है। डीआरडीओ ने यह परीक्षण किया है और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ऑपरेशन शक्ति नाम के इस पूरे परीक्षण को अंजाम दिया है। इसके बाद भारत अंतरिक्ष, रूस और चीन में एक के बाद चौथी महाशक्ति बन गया है, जिसके पास ये सुपर पावर हासिल है। आंचल, बिल्कुल बहुत होंगी आप। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि 3 मिनट, महज 3 मिनट में ये ऑपरेशन चला और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये लाइव सैटेलाइट थी जिसे मार गिराया गया, जिसे मिशन शक्ति नाम दिया गया है। ये इसरो के लिए, डीआरडीओ के लिए और पूरे देश के लिए इस वक्त बहुत गर्व का मौका है। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री की 10 बड़ी बातें जो उन्होंने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में अब से कुछ देर पहले दी, क्योंकि देश भर में इंतजार हो रहा था कि क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। सोशल मीडिया पूरी तरह से ब्रेक कर रहा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री क्या कहने जा रहे हैं, क्या इसमें कोई ऐसा संदेश हो सकता है जिसकी सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़े, क्योंकि आखिरी बार वो 8 बजे नवंबर डर गई हैं। लेकिन आंचल, आप मैं नोटबंदी से डर नहीं सकती क्योंकि मेरा जितना इनकम होता है वो टैक्सेबल होता है, आप खुद जानते हैं क्योंकि आप सैंक्शन करते हैं उसको। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, ये सवाल था और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की भी बात इशू थी, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज भारत के लिए सामने आई है, जिसका प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले हमें अवगत कराया। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आखिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता क्यों? आज की पूरी दुनिया अंतरिक्ष पर डिपेंडेंट है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कैसे एक लाइव सैटेलाइट को 300 किलोमीटर दूर जो भारत से था उसको एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने मार गिराया है, जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। अब ये बताएं कि युद्ध के हालात में इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आजकल पूरी दुनिया अंतरिक्ष के सहारे चल रही है। हम जितने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जितने डिजिटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, हमारी सेना की जितनी कैपेबिलिटी है, हम चाहे मॉनिटरिंग के लिए करें या जासूसी के लिए करें, हम इन तमाम चीजों के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी को बदमाशी करनी हो तो ठीक उसी तरह का है जिस तरह पुराने युद्ध के अंदर हमारे असाइनमेंट एडिटर आतिर खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिर, मैं अपने दर्शकों को समझाने के लिए बताऊंगा, पुराने जो दुश्मन की सेना में आप जाते थे और पुराने युद्ध के अंदर जो पानी की टंकी होती थी या पानी का स्रोत होता था, उसके अंदर जाकर आप जहर मिला देते थे और दुश्मन के सैनिक मारे जाते थे। ठीक उसी तरह से अगर कोई दुश्मन देश चाहे तो अपनी इस कैपेबिलिटी के साथ अगर भारत के 5 बड़े सैटेलाइट को वो मार गिराता है तो भारत की आम जिंदगी पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जिसे स्पेस वॉर कहा जाता है। और इसकी कई सारी साइंस फिक्शन फिल्में आप हॉलीवुड और बॉलीवुड में देखते हैं और कई इस तरह के टीवी सीरियल्स भी आपने देखे होंगे। तो अगर एंटी सैटेलाइट गन भारत के पास होती है तो भारत भी शक्ति संतुलन स्थापित करने में, इसीलिए नहीं कि अगर भारत के पास कोई हथियार है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत उसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन एशिया में शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए, क्योंकि चीन ने 2007 में इसका सफल परीक्षण कर लिया था, उसके बाद अब भारत के पास ये कैपेबिलिटी हो गई है, वो चीन के बराबर खड़ा है और अमेरिका और रूस के भी बराबर खड़ा है। आखिर आप इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हम जो सुपर पावर की बात करते हैं भारत के बनने की, अब बहुत एक अरसे से सुनते आ रहे हैं, अब उसका स्वरूप जो सामने नजर आ रहा है, चाहे वो मंगलयान हो या फिर हम बात करें ए-सैट की। और ए-सैट अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस वजह से है क्योंकि हर चीज प्रिसिशन से हुई है और किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं हुई। और एक मसल फ्लेक्सिंग जो होती है दीपक, उसकी बात है कि भारत ने पूरे विश्व को करके दिखाया है और संकेत दिया है कि हमारी जो शक्ति है वो कहां तक है। हम स्पेस तक जाकर जो है, जो स्टार वॉर्स लीग जो आप बात कर रहे थे, जिसमें
इसमें विश्व के 3-4 ही देश हैं, उसके अमेरिका, रूस और चाइना, 3 देश है और चौथा देश अब हमारा भारत हो गया। तो एक जो पूरे एक रीजन को, साउथ एशियन रीजन को भी आप दे तो उनको भी एक संकेत है कि भारत जो है अब उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज्यादा हो गई है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो। चाइना के मद्देनजर ये बेहद जरूरी था। और सीधे हम चलते हैं इसके ढाका साहब के बाद, जो कि एक स्पेस साइंटिस्ट है, हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। ढाका साहब, सबसे पहला सवाल, ये जो सफलता है इसको आसान शब्दों में हम यही बताएंगे कि डीआरडीओ ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्या यह समझना दर्शकों के लिए ठीक है? बिल्कुल दीपक, सबसे पहले मैं पूरे आप सबको बधाई देता हूं आपके माध्यम से, पूरे देशवासियों को। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वो सब करके दिखाया। और जैसा हम सबको पता है कि नाउ वी हैव बिकम द 4th नेशन, चौथा देश वर्ल्ड में इंडिया हो गया है जिसके पास में ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स है। और इससे आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये पावर को बैलेंस करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में। चाइना के पास ये सबसे पहले उन्होंने लेजर सिस्टम को यूज करके कुछ साल पहले ये ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर चुके थे सैटेलाइट को। तो कम्युनिकेशन को ठीक ढंग से कंट्रोल करना और किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को उस हद तक लेके जाना, खड़े होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं और ये देशवासियों के लिए वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, वी आर रियली डूइंग ग्रेट। आवर साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। हम स्पेस टेक्नोलॉजी के उसमें बहुत ऊपर आ गए हैं। मुझे ढाका साहब ये बताइए कि ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों था? क्या इसके अंदर ऐसी टेक्निकल जरूरतें होती हैं जिसको बनाने के लिए इसको एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है और दुनिया के सिर्फ 3 ही देश, अमेरिका, रूस और चीन, इसके लिए कैपेबल है? जी दीपक, बिकॉज ये मिसाइल्स के साथ में उसको इंटीग्रेट करना था, जो टेक्नोलॉजी उसके साथ में हम जो सैटेलाइट को उसको डिटेक्ट करना और उसको हिट करना, उसकी लोकेशन को, बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग इन द स्पेस। तो वो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी जो उसकी एग्जैक्ट मोशन को ट्रैक कर सके और उसी एग्जैक्ट जब हम यहाँ से लॉन्च करते हैं मिसाइल्स को, वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे जाके उसको हिट करे। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। जैसे हमने मून मिशन और जो हमारा मार्स मिशन, उसमें जो महारत हासिल की, इसी प्रकार से हमें ये एक और बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। अब हम किसी भी पर्टिकुलर सैटेलाइट को जो 300, 400, 500 किलोमीटर की रेडियस के होते हैं अर्थ के, इनको हम लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं। वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत यूजफुल है, तो उसको हम हिट कर सकते हैं। किसी भी दूसरे कंट्री का जो हमें प्रॉब्लम में कर सकता है, उसके कम्युनिकेशन को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ढाका साहब, सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे लिए। क्या कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं अगर मान लीजिए युद्ध जैसे हालात हो, खास तौर से कि आपको आपका दुश्मन देश हैंडीकैप कर दे कम्युनिकेशंस के नजरिए से, तो ये किस तरह से एसैट मिसाइल जो है वो काम आती है? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी माउंटेन एरिया है और उस पूरे माउंटेन एरिया में जो सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं वो वर्क नहीं करते। तो वहां पे जितने भी जो हमारे मिलिट्री के आदमी होते हैं, दे बेसिकली वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ही सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है किसी भी अपने कंट्री के लोगों से बात करने के लिए या अपने आर्मी दूसरे जो हायर अफसर हैं उससे बात करने के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दें तो हम उनको बिल्कुल तबाह कर सकते हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, और फिर अपनी मनमर्जी से जो आपको करना आप करो। बिल्कुल ढाका साहब आपने कहा, लेकिन आंचल में यहां पर यह भी जोड़ना चाहता हूं, ये ठीक उसी तरह की क्षमता है जिस तरह से भारत के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, यानी परमाणु हथियार हैं। ये ठीक उसी तरह की क्षमता है और पाकिस्तान जैसे देश अगर चाहें तो भी इसका परीक्षण नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतनी टेक्निकल फिजिबिलिटीज नहीं है। हालांकि उन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण किया था जब भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था उसके बाद, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे तो भी इसका परीक्षण नहीं कर सकता है। ढाका साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं। ढाका साहब, किस तरह की टेक्निकल कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है और क्यों, जैसे चीन के साथ सामरिक संतुलन बनाने के लिए, एशिया का जो सामरिक संतुलन है उसको स्थापित करने के लिए इसकी जरूरत थी? क्या इसके पास होने से जिस तरह से न्यूक्लियर हथियार होते हैं ठीक उसी तरह से इसको माना जाए और ये युद्ध ना होने की गारंटी है?
जी बिल्कुल, ये आपने दीपक जी बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि जिस तरह से न्यूक्लियर पावर एक बहुत बड़ा हथियार है और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास भी है, हम लोगों के पास भी है, लेकिन एक ये उससे भी बड़ा हथियार हमारे हाथ में लगा, जो उसके क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी में काफी डिफरेंस है। ये हमारी ग्राउंड टू स्पेस टेक्नोलॉजी है जो उसको हिट करते हैं, और जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो बेसिकली उसका जो निर्माण और कार्य क्षमता है वो जमीन पे ज्यादा स्थापित होती है। उसके बाद में वो मिसाइल सिस्टम में न्यूक्लियर वारहेड हम इस्तेमाल करते हैं, देन उसको एक सिंपल जो मिसाइल सिस्टम है उसके जरिए हम दूसरी जगह फेंकते हैं उसको। लेकिन इसकी जो वर्टिकल जो डेप्थ है, वो करीब 400-500 किलोमीटर का जो वर्टिकल डेप्थ है, उसको ट्रैक करना और उसकी मोशन को पकड़ के उसको हिट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का उदाहरण है इंडिया के लिए, जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट उन्होंने करके दिखाया। तो नेचुरली हम चाइना को बैलेंस कर पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और पाकिस्तान से हम कहीं ज्यादा ऊपर है। तो उस सामरिक दृष्टि से मुझे लग रहा है कि वी आर इन ए वेरी मच गुड कंडीशन नाउ। ढाका साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा। आज की तारीख में अगर अंतरिक्ष विज्ञान को कहा जाए तो ये आदमी की आम जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, सभी चीजों में आज की तारीख में अंतरिक्ष के में जो सैटेलाइट है उनके इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। अगर युद्ध होता है तो ऐसे समय में इस तरह की अंतरिक्ष सैटेलाइट मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन देशों के खिलाफ। हालांकि भारत ने यह साफ किया है कि हमारा जो मकसद है वो शांति है और भारत एक शांतिप्रिय देश है। अगर युद्ध की भगवान ना चाहे फिर भी ऐसी स्थितियां बनती है तो कैसे इस एंटी सैटेलाइट का मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है? दीपक जी, आपका सवाल काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सैटेलाइट सिस्टम है वो कई टाइप के सैटेलाइट सिस्टम होते हैं। एक होता है जो लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम बोलते हैं 400-500 किलोमीटर की रेडियस में होते हैं, और हर सैटेलाइट का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। कुछ सैटेलाइट होते हैं जो जीरो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जो करीब 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे होते हैं पृथ्वी से, और उनका टाइम पीरियड 24 घंटे के बराबर होता है, वो एक ही जगह पे होते हैं। सपोज अगर एक नागपुर के ऊपर आपने लोकेट कर लिया तो वहीं पे रहेगा, वो 24 घंटे में उसी के ऊपर रहेगा। बट कुछ पोल टू पोल रोटेट करते हैं और करीब 13-14 चक्कर एक दिन में वो पृथ्वी के लगा लेते हैं, पोल टू पोल। तो ये जो दूसरे टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट से, उससे हम क्या एप्लीकेशन कराना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ मेट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं, कुछ कम्युनिकेशन की जानकारी देते हैं, कुछ हमें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ रिमोट सेंसिंग, कुछ हमारे लैंड और जो लैंड एरिया है, वेजिटेशन है, इसकी जानकारी देते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग सेंसर्स उसमें लगाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक कहा ढाका साहब, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे इतनी बातचीत की और इतनी टेक्निकल डिटेल्स हमें बताई और किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है ये बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1960 में यूएस ने सबसे पहली बार एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था। हम अपने दर्शकों को बता दें, 1960 में सबसे पहली बार यूएस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन अपने सबसे पहले परीक्षण के अंदर अमेरिका इसमें सफल नहीं हो पाया था। 1960 में इस परीक्षण में उसको असफलता मिली थी, लेकिन 1980 का दशक आते आते अमेरिका और रूस दोनों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था और दोनों के बीच एक शक्ति संतुलन बन गया था। 2007 तक आते आते चीन ने भी इसका सफल परीक्षण किया और उसके बाद सामरिक क्षेत्रों में यह माने जाने लगा कि चीन क्या भारत से 2 कदम मिसाइल में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था और दोनों के बीच एक शक्ति संतुलन बन गया था। 2007 तक आते आते चीन ने भी इसका सफल परीक्षण किया और उसके बाद सामरिक क्षेत्रों में यह माने जाने लगा कि चीन क्या भारत से 2 कदम आगे निकल गया है। लेकिन 2019 तक आते आते भारत की सरकार ने, भारत के वैज्ञानिकों ने, डीआरडीओ ने इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और इस परीक्षण के बाद अब चीन भारत से आंखें तरेरता है तो भारत उसके आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर सकता है और उसको ये बता सकता है कि हमारे पास भी
मेरे पास माँ है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तानियों के लिए कहा जाता है कि हम दिल जीतते हैं दुनिया का। यहां पर हमने अंतरिक्ष में भी जीत हासिल कर ली है और वहां तक पहुंच गए हैं। दीपक, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी है कि बहुत देर तक सस्पेंस बना रहा, जब ये पूरी अनाउंसमेंट हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, सस्पेंस बना रहा कि वाकई ये ऑपरेशन है। मैं चाहूंगी कि आप उसको क्लैरिफाई करें कि वाकई ये ऑपरेशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शब्दों का इस्तेमाल किया कि लाइव सैटेलाइट को शूट डाउन कर दिया गया है इस मिशन शक्ति ऑपरेशन में। और उसके बाद उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि ये किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का उल्लंघन नहीं है। तो ये ऑपरेशन था या टेस्ट था, इसको लेकर भी संशय बना रहा बहुत देर। ना, टेस्ट को ऑपरेशन नाम दिया गया है। जब भी कोई टेस्ट किया जाता है या जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है उसका एक नाम रखा जाता है। भारत ने जब ऑपरेशन शक्ति इसका नाम दिया गया है, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किए थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान, तब भी उसका नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि शक्ति सिन्हा नाम के एक शख्स थे जो प्रधानमंत्री के पीएस हुआ करते थे उस वक्त, और उनके नाम के तरह उसका ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। और शक्ति कंप्लीट हुआ है, ये मैसेज आया था, एंड बुद्धा स्माइल, ये भी एक मैसेज आया था, बुद्धा स्माइल। और तब ये कहा गया था कि जो न्यूक्लियर परीक्षण है ये सक्सेसफुल हुआ है। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा की थी कि भारत ने पोखरण के अंदर फिर से परमाणु परीक्षण किया है। लेकिन उसके बाद आज जब भारत ने इस परीक्षण को किया, इसका नाम भी ऑपरेशन शक्ति दिया गया। और जब भी इसका परीक्षण किया जाता है तो जिस तरीके से हम दूसरी मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, ठीक उसी तरह से एक सैटेलाइट को हमने चिन्हित किया। लो अर्थ ऑर्बिट में वो सैटेलाइट था, 300 किलोमीटर की दूरी था। 3 मिनट के अंदर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने उस सैटेलाइट को मार गिराया। और इसका आसान शब्दों में मतलब यही है, आंचल में ये कहना चाहता हूं कि डीआरडीओ ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो अपने आप में हमको युद्ध के लिए और शांति के लिए बहुत अच्छे तरह से ताकतवर और कैपेबल बना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या है, चाहे हम न्यूक्लियर वेपन्स की अब तक बात, आपने अभी जैसे ढाका साहब से सवाल पूछा, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉर की बात करें, वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है। लेकिन ये अपने आप में मुझे लगता है कि डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो सिर्फ अपने आप के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे पुख्ता औजार है। क्योंकि कम्युनिकेशन ही पैरालाइज हो जाएगा, उसके बाद आप शक्तिमान और बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। तो जंग जैसे हालात में निपटने के लिए एक बहुत बड़ी सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज भी हो सकती है, बहुत बड़ी सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज। और हमको यह भी समझना होगा कि कई सारी मिसाइल्स और सेना के जितने अत्याधुनिक उपकरण होते हैं आंचल, वो सैटेलाइट के थ्रू ही चलते हैं। हाँ। ऐसे कई इलाके, जैसे ढाका साहब ने हमको बताया कि जहां पर कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं रहता है, तो सैटेलाइट के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। हमारे हथियारों का, हमारे साजो सामान का, हमारी सेना का, उनका कम्युनिकेशन, उनका मूवमेंट, उनका लॉजिस्टिकल, ये तमाम चीजें। तो अब हम चलते हैं हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित के पास। सुमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से, आप इतना डिफेंस समझते हैं, तो पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं, डिफेंस किस तरीके से काम करता है ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि युद्ध के हालात में इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भारत के लिए या किसी भी देश के लिए क्या महत्व है? दीपक जी, बहुत वाजिब सवाल और हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि युद्ध का एकमात्र मकसद होता है सिर्फ डिस्ट्रक्शन, यानी नुकसान पहुंचाना। अपने दुश्मन को जरूरत से ज्यादा जितना नुकसान आप पहुंचा सकते हैं उसको संभलने का ना मौका देना, ये युद्ध की पहली प्राथमिकता और पहला रूल होता है। तो ऐसे में आज के वक्त में अगर आप दुश्मन को ना सिर्फ उसकी जगहों पर उसको डिस्ट्रॉय करके, बल्कि उसके कम्युनिकेशन चीजों को बर्बाद कर भी आप उसको बर्बाद कर सकते हैं। और जब हम इस वेपन की बात करते हैं कि इसमें एडसेट की सबसे खास बात यह है कि ना सिर्फ आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तरफ बढ़ने वाली सैटेलाइट को जो नुकसान पहुंचा सके उनको बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके एरिया के पास, अगर आपके दुश्मन की एडवर्सरीज की कोई ऐसी सैटेलाइट है जिसको आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन के लिहाज से, तो आप उसको बर्बाद कर सकते हैं, आप उसको तबाह कर सकते हैं। तो ऐसे युद्ध के माहौल के अंदर आप जब दुश्मन की कम्युनिकेशन डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि जब भी कई बड़े एक्सपर्ट्स या फिर जब आर्मी चीफ ने, मुझे याद है, कई बार ये बात कही थी कि स्पेस वॉर का जो सिनेरियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आने वाले वक्त के अंदर स्पेस वॉर या फिर स्पेस चीजों को लेकर भारत को और ज्यादा मजबूत होना है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर भारत की ये क्षमता या फिर भारत का ये टेस्ट ऑपरेशन शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ना सिर्फ यूएस जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री, रशिया जैसी कंट्रीज के पास कैपेबिलिटीज है, बल्कि
पूरे जोन के अंदर अगर आप देखें, जैसे साउथ एशिया देखें या दूसरे कंट्रीज में देखें, तो भारत ऐसा पहला देश होगा जिसके पास ये कैपेबिलिटीज होगी और भारत उन चीजों के पास पहुंच गया है। दीपक जी, चलिए सुमित, हम आएंगे आपसे बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि शांति के दौरान इसका किस तरह से और क्या महत्व हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। पीएम मोदी ने देश को बड़ा संदेश देते हुए कहा है कि मिशन शक्ति के जरिए भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर एलईओ को मार गिराया है, यानी भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। आज 27 मार्च, कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति, स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। और पूर्व इसरो चीफ माधवन नायर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। So for having a political will to take such a decision and implement it within a short time. In fact, there are only few countries which have got this technology. That is US, Russia, China. And when Chinese did this kind of experiment, there was a lot of uproar from the international community. Of course, they shot down one of their dead satellites only. But it was in a critical altitude of around 600 kilometers, and they created more than 10,000 pieces out of this blast. So that was polluting the entire space. But here we have taken a very wise decision to have a satellite made by ISRO launched into a lower Earth orbit and demonstrate that we can kill a live satellite using our own anti-satellite system. And this is a tremendous achievement, I would say. The basic technology has been in our possession for quite some time. तो बड़ी बात माधवन नायर ने बोली और उनका सबसे पहला शब्द था जिस पर मेरा सबसे ज्यादा इंफेसिस आंचल आपके लिए होगा, वो था पॉलिटिकल विल। तो आपको लगता है बिना पॉलिटिकल विल के आंचल ये काम नहीं हो सकता? नहीं, इसके ऊपर देखिए क्रेडिट लेने की तो होड़ लगी गई है। दीपक, अगर वो आप जानना चाह रहे हैं तो अहमद पटेल ने ट्वीट करके, जैसे ही ये हुआ अहमद पटेल ने ट्वीट किया और उन्होंने क्या कहा कि यूपीए गवर्नमेंट हैड इनिशिएटेड द एसैट प्रोग्राम, यानी कि हमने शुरुआत की। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ऐलान किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाए कि ये फ्री टीवी और जो एयर टाइम है वो उनको मिला है और चुनावी माहौल में मिला है, तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ गए हैं। लेकिन हम एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से चले कि हमें ये नहीं पता है कि ये टेक्नोलॉजी कब हम हासिल कर चुके थे, एग्जैक्ट कट ऑफ पॉइंट क्या है, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स होती हैं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। लेकिन इसको टेस्ट फायर करके, क्योंकि जिस तरह से माधवन नायर साहब ने बोला, मुझे एक चीज बहुत स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि चाइना ने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया था और ये करने की कोशिश की थी तो इंटरनेशनल फ्यूरोर था। तो एक तरह से कब इसको किया जाए, कैसे किया जाए और मिनिमम डिस्ट्रक्शन से किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ तौर पर कहा कि हमने कोई इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं किया है। इसकी जब मिसाइल टेस्टिंग हुई है, एसैट मिसाइल टेस्ट हुई है, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए बड़ी सोची समझी तरीके से, स्ट्रैटेजी के साथ इसको किया गया है। तो खैर, राजनीतिक माहौल में, सियासत के माहौल में तो ये सब होता रहेगा, सवाल उठेंगे, वो अलग एक पहलू है। लेकिन आज का दिन मुझे लगता है पूरी तरह से भारत की उपलब्धि का दिन है, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि का दिन है। इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मेजर जनरल योगी बहल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इस फील्ड में काफी काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस तरह की जो टेक्निक का सफल परीक्षण है, उसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वैज्ञानिकों को और कूटनीतिक तौर पर?
अभी तक क्या था कि हमारा अंतरिक्ष में हमारी कोई भी कार्रवाई हो रही हो जमीन के ऊपर, उसके ऊपर हमारा जिन कंट्रीज के पास में फैसिलिटी अवेलेबल है वो, और उनके तरीके अगर कोई लोन भी उनसे लेता है, बिकॉज ये सैटेलाइट कैन बी लोन्ड ऑल्सो, दी जा सकती है, तो वो सैटेलाइट हमारे लिए एक तरह से हमारे लिए एक इम्पेडिमेंट बनती थी हमारे आगे बढ़ने के बारे में। हमारी सारी सीक्रेट्स जो है उनके पास जा सकती थी। अभी इसके आने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि यदि हमारे इलाके में कोई भी ऐसा दुश्मन कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसको हम तुरंत उसको क्या है खत्म कर सकते हैं, उसको एंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिमिलिटराइज कर सकते हैं सारे इलाके को। ये फैसिलिटी हमारे पास तो आज तक नहीं थी। आज तक हमारे पास में, हालांकि भारतवर्ष जो है मेरे 5वां या 6ठा राष्ट्र था सन 1986 से, जब से इसने इस साइड में बढ़ना शुरू किया है, और इस पिछले 25-30 साल के अंदर हमने जो उन्नति करके दिखाई है, हमने एक माइलस्टोन स्थापित कर दिया है कि भारत जो है उसमें क्षमता है। और अभी आप पहले कहते हैं एंकर बात कर रहे थे राजनीतिक विल का। यस, राजनीतिक विल चाहिए ऐसे काम करने के लिए, बिकॉज बिना जब तक पॉलिटिकल विल आपकी नहीं होगी तब तक कोई आप नया वेपन सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ना उसको आप लॉन्च करेंगे, क्योंकि आपके दिल में दहशत रहती है कि मैं ये वेपन सिस्टम। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो पहले भी थी, लेकिन पोखरण हुआ तो मतलब ये उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, तो इसके लिए भी चाहिए थी पॉलिटिकल विल। इसका सबसे बड़ा जो हमें फायदा हुआ है वो ये है कि ये एक डेटरेंस बन गया है। अभी तक ये था कि चाइना कभी भी आकर के हमारे ऊपर अपनी सैटेलाइट के द्वारा इंटेलिजेंस गैदर कर सकता था, पर अब उसको दहशत रहेगी कि अगर उससे कोई ऐसी क्या कहते कदम उठाया तो हम डेफिनेटली उनको जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपने बताया कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जैसा माधवन नायर साहब ने कहा, आंचल ने भी पॉइंट आउट किया कि चाइना ने 2007 में जब ये करने की कोशिश की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हो हल्ला मचा था। जब भी परमाणु परीक्षण होते हैं तब भी दूसरे देश को रोकने के लिए काफी हो हल्ला मचता है, और साथ ही साथ कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें देश को यह कहा जाता है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट बैन करें। अंतरिक्ष विज्ञान में इस कैपेबिलिटी को हासिल करने से दूसरे देशों को क्या दिक्कत हो सकती है, यह मैं दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, दूसरे देशों को जो ऑर्गेनाइजेशन है सैटेलाइट एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सबसे बड़ी जो संवेदनशील कहना चाहिए इशू है वो ये है कि आप अगर ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो दूसरे मुल्कों की जो है, दूसरे राष्ट्रों की जो है आप इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, इसलिए इसका कहीं इस्तेमाल ना हो, इसलिए वो ऑब्जेक्ट करते थे। और दूसरी चीज ये है कि 5-6 मुल्क जो है वो अपनी मोनोपोली बना के रखना चाहते थे। जब हमने डाइपैक को लॉन्च किया है 1986-87 में, 86-87 में जब हमने डाइपैक को लॉन्च किया है, तो उस समय भी काफी ऑब्जेक्शंस उठे थे कि भारत को क्या आवश्यकता है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस सैटेलाइट्स के लिए जाने के लिए, जबकि सब सुविधाएं अवेलेबल है। मगर क्या था कि उस समय यदि हमने किसी भी इलाके का, अपने भी इलाके का अगर हमें कोई चित्र मांगना है, हमें चाहिए सैटेलाइट इमेजरी चाहिए, तो उसको मांगने के लिए 10 मुल्कों से जो है, मतलब जो राष्ट्र जिनके पास में सुविधा है उनसे हमें एक तरह से इट वाज समथिंग लाइक बेगिंग कि हमें ये भेज दीजिएगा, वो भेजे ना भेजे, 10 किस्म के सवाल उठाते थे। आज हमारे पास में अपनी टेक्नोलॉजी है, हम अपने आप हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और कोई हमें रोक नहीं सकता इससे। और हमने साथ में ये भी कहा है कि हम किसी दूसरे तो डेवलप कंट्रीज वैसे भी चाहेंगे कि हम उनके ऊपर निर्भर रहें, बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसीलिए वो मना करते थे। मना वही लोग कर रहे हैं जिनके पास में टेक्नोलॉजी है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाहे तो ये ऑब्जेक्ट करते थे। मगर अब हमारे पास में जो खासतौर से जो एंटी सैटेलाइट निकाली है हमने, इससे हमने एक तरह से सैटेलाइट स्पेस वर्ल्ड में हमने एक प्रकार से धमाका कर दिया है कि भारतवर्ष के ऊपर आप कुछ ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं जिससे कि भारत को नुकसान। और दीपक, मुझे ये लगता है कि पिछले 5 साल में ये मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी पुश, अगर मोदी सरकार का क्रेडिट जाता है स्पेस जगत में, अंतरिक्ष में, तो शायद ही होगा। ये सबसे बड़ा पुश है, क्योंकि जो भी कैपेबिलिटी भारत ने हासिल की है, जो भी तकनीक भारत ने हासिल की है, जो भी मिसाइल भारत ने हासिल की है, वो पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई है। ना इसमें किसी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया गया है, ना इसमें किसी से तकनीक सीखी गई है, ना इसमें विदेशों से ट्रेनिंग ली गई है। तो ये अपने आप में भारतीय वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक इंडिजीनियस सिस्टम बनाया है, भारत में बना हुआ एंटी मिसाइल बनाया है, एंटी सैटेलाइट
सैटेलाइट मिसाइल बनाया है और भारत में बना हुआ एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो मोदी का मेक इन इंडिया है उसका सबसे बड़ा पोस्ट था। लेकिन इस पर क्रेडिट लेने की होड़ जो आपने कहा था आंचल, वो निसंदेह मचेगी क्योंकि बाकी की सरकारें भी इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगी। हालांकि सब ये कहेंगे कि भारत ने जो कामयाबी हासिल करी है उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन जब चुनाव का माहौल है तो चुनाव के माहौल में क्रेडिट लेने की होड़ किस तरीके से मचती है इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझती हैं। दीपक, आप मानेंगे नहीं, उमर अब्दुल्ला ने क्या ट्वीट किया था जब तक प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था ही इज डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स ऑफ लोकसभा इलेक्शंस ऑलरेडी। तो इस तरह का भी नोटबंदी से लेकर लोकसभा रिजल्ट से लेकर, और लोगों ने जब ये पूरा का पूरा राष्ट्र के नाम संदेश हो गया तो राहत की सांस ली कि हम तो 2000 के नोट जाके बदलवाने वाले थे। तो ये सब भी आज कुछ बहुत कोहराम मचा मुझे लगता है सोशल मीडिया पर। लेकिन आज का दिन जो है हेडलाइन यही रहेगी, आखिर आपको भी लगता है हेडलाइन यही रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पूरी तरह से पैठ बना ली है, चौथा ऐसा मुल्क बना है। और आज का दिन हमारे इसरो के लिए और डीआरडीओ के लिए बहुत बड़े सलाम की बात है, उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन आखिर मैं यहां से आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि हमारा यह कार्यक्रम लोकतंत्र जिंदाबाद है और लोकतंत्र जिंदाबाद में हम बातें करते हैं कि किस तरीके से मुद्दे चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे उपलब्धि के तौर पर चुनाव में तो खूब बनाएंगे। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सवाल खड़े किए जाएंगे टाइमिंग के कि क्या जरूरत थी कि आज ही ये अनाउंसमेंट किया गया। जाहिर बात है जो विपक्षी पार्टियां हैं कुछ कहेंगी कि उन्होंने शुरू किया था और उनकी उपलब्धि है, अभी इसके फल जो है अब ये निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो टाइमिंग है उसको लेकर, क्योंकि जो पूरा सस्पेंस बना, पूरा बिल्डअप हुआ कि आखिर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में क्या अनाउंसमेंट करेंगे। और क्योंकि चुनाव का अब 15 दिन रह गए फर्स्ट फेज के लिए, तो सभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तरह से रिएक्ट करेंगी। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज हुई है तो सो हुई है। बिल्कुल, और ये कहीं पर हम इसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकते हैं दीपक कि इस पे क्या स्टैंड लिया जाएगा। लेकिन जो चुनाव आयोग है उसके सूत्रों के हवाले से बहुत सी जगह पे आना शुरू हो गए कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड अनाउंसमेंट है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। क्योंकि ये भी सवाल उठने लगे कि भाई जो भी फैसला होगा, क्योंकि दूरदर्शन पे भी ये बताया गया, रेडियो का इस्तेमाल किया गया जहां से ये सबको फीड मिली है, तो कहीं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन ना हो और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड था पूरी तरह से और भारत की उपलब्धि है, तो ये कहीं से भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अभी प्राइमरीली प्रथम दर्जा उल्लंघन नहीं। शुरुआत में बात कर रहे थे और जिस तरह से सीसीएस की बैठक चल रही थी उसमें भी ये बात उभर कर सामने आई थी। लेकिन लोगों की जो अटकलें लग रही थी वो पाकिस्तान को लेकर ज्यादा लग रही थी। इमरान खान का शायद बयान आया उसके बाद ज्यादा, इमरान खान के बयान से क्यों जोड़ा गया इसको, ये बताएं। या आप बताइए, क्योंकि इमरान खान के बयान आप ज्यादा पढ़ती हैं। नहीं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। इमरान खान का इस तरह का बयान आया था कि अभी भी जो टेंशन है वो एस्केलेट नहीं हुई है और उनका ये कहना था कि वॉर हिस्टीरिया चल रहा है भारत में और चुनावी माहौल जब तक रहेगा तो ऐसा नहीं लगता है कि संबंधों में कोई खास मिठास आने वाली है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भी जो बयान है वो पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जब एयर चीफ ने ये साफ कर दिया था बीएस धनोआ साहब ने कि ऑपरेशंस आर ऑन, मुझे लगता है वो सेना की तरफ से ही वक्तव्य आया था और ऑपरेशंस विल रिमेन ऑन टिल द टाइम जब तक इस तरह के हालात बने रहते हैं और हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इससे सरकार का लेना देना और चुनावी माहौल को मुझे लगता है नहीं देखना चाहिए। अगर इतना बड़ा पुलवामा के सिरे से आतंकी हमला हुआ है तो ऐसे में रेपरकशंस के लिए पाकिस्तान तैयार रहे, एक नई रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए थी। यह सरकार ने, मोदी सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। लेकिन जब एक बार चुनावी माहौल शुरू हो गया, आई थिंक इट्स ओवर टू आवर आर्मी इन दैट सेंस कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे हालात होंगे और हम उन्हीं के वक्तव्य से चलेंगे कि ऑपरेशंस आर ऑन। आप मेजर जनरल साहब कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं मेजर जनरल साहब से पूछना चाहता हूं कि सर वोटर तो आप भी होंगे, वोट तो आप भी करेंगे, क्या प्रधानमंत्री की ये घोषणा आपके दिमाग में रहेगी जब आप वोट करने जाएंगे? क्योंकि आप इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो आपके दिमाग में जाहिर सी बातें जुड़ी रहेगी, लेकिन एक आम आदमी के वोटर के दिमाग में क्या होगा? मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो आपने कहा था कि ऑपरेशंस आर ऑन और अब इलेक्शंस आ गए हैं तो इसका मतलब ऑपरेशन बंद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर कल कोई हमला हो जाता है, मान लीजिए कल हम एक छोटा मोटा जो भी हमला होता है और उसमें हमारे कुछ फौज हमारी अचीवमेंट्स होती है, मान लीजिए हमने काफी लोग कुछ जमीन पे कब्जा कर दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन की वजह से आपने हमला किया, नहीं तो ये बाद में भी कर सकते थे, पहले क्यों नहीं कर लिया आपने, ये नहीं कह सकते हैं।
दूसरी चीज यह है कि जब मैं वोट देने जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली मैं ये नहीं सोचूं सिर्फ सैटेलाइट के बारे में नहीं, एंटी सैटेलाइट के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा कि पिछले 5 साल के अंदर भारतवर्ष में क्या क्या हुआ है। भारतवर्ष में कई चीजें हुई है। भारतवर्ष में डिमोनेटाइजेशन से कि जब मैं वोट देने जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली मैं ये नहीं सोचूं सिर्फ सैटेलाइट के बारे में नहीं, एंटी सैटेलाइट के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा कि पिछले 5 साल के अंदर भारतवर्ष में क्या क्या हुआ है। भारतवर्ष में कई चीजें हुई है। भारतवर्ष में डिमोनेटाइजेशन से नुकसान हुआ है तो कुछ रिच लोगों को हुआ है, अमीरों को नुकसान हुआ, गरीबों को नुकसान नहीं हुआ है मेरे अनुसार। दूसरा है जब क्या कहते हैं रोड्स एंड कम्युनिकेशन इतने बढ़िया हो गए हैं, घर घर में गैस पहुंच गई है, गांव में गैस पहुंच गई है, बिजली का कनेक्शन मिल गया है। ये सब चीजें देख करके मैं वोट डालूंगा कि किसको डालूं या ना डालूं। तो ये सोचना गलत होगा कि वो सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट चलिए। और एंटी सैटेलाइट का जो क्या कहते हैं इफेक्ट है ये सिर्फ एक समाज के ऊपर ही है। अंडरस्टैंडिंग ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, ओवरऑल एक सब बड़ा पर्सपेक्टिव लेके वोट देंगे। न्यूक्लियर जब हमने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था, प्रशिक्षण किया था, तो उस समय कुछ और माहौल था। इस सैटेलाइट का कुछ और माहौल है, तो इसको कोई भी काउंट नहीं करेगा। वी कैन डेफिनेटली से इट इज एन अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट ड्यूरिंग 5 years 10 years दे हैव अचीव्ड समथिंग, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा आंचल, जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत अंतरिक्ष की एक महाशक्ति बन गया है, क्योंकि भारत 2022 में अपने खुद के अंतरिक्ष यात्री भी भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत ने एक और रिकॉर्ड बनाया था इन 5 सालों के दौरान। उसने 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे। ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल था। और भारत ने मार्स में सबसे, जो मंगलयान भारत का था, वो सबसे कम पैसे में जाने वाला मंगलयान था। और इसके अलावा भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम दुनिया में सबसे सस्ता अंतरिक्ष प्रोग्राम है, और इसीलिए लोग चाहते हैं कि भारत से सैटेलाइट को लॉन्च करें। तो मुझे लगता है भारत की ये भी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, जिसको भारत को अब समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 400 करोड़ लगे थे वो भेजने के लिए मार्स ऑर्बिट में। इतने में तो मूवी बन गई थी ग्रेविटी। तो कहीं ना कहीं ये अब इसको भी एक अचीवमेंट तो है ही है, पॉलिटिकल विल की भी बात आ ही जाती है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो हम सब के लिए बहुत अच्छी चीज है कि मेक इन इंडिया के लिए सबसे बड़ा, अगर हमें कल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी हो तो ये बहुत बड़ा उस दिशा में भी कदम माना जाएगा। चलिए, अब लोकतंत्र जिंदाबाद है तो चुनाव के माहौल की तरफ एक बार फिर से आ जाते हैं। बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट। गुजरात के 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बनासकांठा से हरिभाई पार्थिभाई चौधरी का टिकट कट गया है। पंचमहल से रतन सिंह को टिकट मिला है। तो आंचल, आज के प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद आपकी विशेष टिप्पणी। आज की हेडलाइन यही है कि भारत ने एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में अपनी पैठ बना ली है, और ये बहुत अच्छा संदेश जाता है सामरिक दृष्टि से भी कि हमारे खिलाफ अगर कोई भी कुछ हमला करने की कोशिश करता है तो ये सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि एसैट मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, और हेडलाइंस को आज यही डोमिनेट करने दिया जाए। और खास तौर से आप जब पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल भी है, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया का तो खैर उदाहरण है, ये तो मैं लगातार कह ही रही हूं। और मैं अंत में यही बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन, कि भारत ये सब कर पाता है, भारत दुनिया से आंख में आंख मिलाकर खड़ा हो पाता है। इसकी सबसे बड़ी यह कारण है कि हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद।